साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान में चैप्टर 3 विद्युत में प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए पहले हम लोग परिपथ समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं R1, R2 और R3, जितने भी प्रतिरोधों को हमें जोड़ना होता है इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक सीरीज में जोड़ते हैं। तो हमारे पास तीन प्रतिरोध दिए गए हैं R1, R2 और R3। यहाँ पर हमने पॉइंट A और B ले रखा है। इन दोनों के बीच में पॉइंट C है और पॉइंट D है। जो हमारा पॉइंट A है और पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में हमने एक सेल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? सेल लगा रखा है। पॉइंट A से C के बीच का जो प्रतिरोध है ये R1 है। पॉइंट C से D के बीच का जो प्रतिरोध है ये R2 है और पॉइंट D व B के बीच का जो प्रतिरोध है ये R3 है। इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा जो है हमारी वो I है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो होती है वो सेल के धन प्लेट से, किस प्लेट से? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पर धारा का मान जो होगा I वो धन प्लेट से चलेगी और परिपथ में होते हुए ऋण प्लेट की ओर चली जाएगी। पॉइंट A तथा पॉइंट B के बीच जो विभवांतर लग रहा है ये V है। तो इस प्रकार जो पॉइंट A से C के बीच विभवांतर होगा इसे हम लोग V1 मान लेंगे। C से D के बीच जो विभवांतर होगा इसे हम लोग V2 मान लेंगे और D से B के बीच जो विभवांतर होगा इसे हम लोग V3 मान लेंगे। जो हमारा प्रतिरोध 1 है, A से लेकर के C तक हमारा प्रतिरोध 1 है और C से लेकर के D तक हमारा प्रतिरोध R2 है। तो प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा, R1 का पहला सिरा तो A होगा और दूसरा सिरा C होगा। तो प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा जो होता है इसे दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, क्योंकि दूसरा प्रतिरोध R2 है और इसका पहला सिरा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है? इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है, यानी एक के बाद एक को जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, किसी भी प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है उससे अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। जो हमारा पहला प्रतिरोध होता है, पहले प्रतिरोध के जो पहला सिरा होता है और अंतिम प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, इन दोनों के बीच में एक विद्युत स्रोत लगाते हैं, यानी कि सेल या बैटरी लगाते हैं। चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा कि तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 व R3। बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। A व B के बीच जो विभवांतर है वो V लगाया गया है। क्या लगाया गया है? V लगाया गया है। यदि प्रतिरोध R1, R2 व R3 के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्रमशः V1 हो जाए, V2 हो जाए, V3 हो जाए, यानी कि R1 वाले प्रतिरोध में विभवांतर V1 लगे, R2 वाले प्रतिरोध में विभवांतर V2 लगे और R3 वाले प्रतिरोध में विभवांतर V3 लगे, तो संयोजन में जो प्रवाहित धारा होगी वो I होगी। पूरे परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी? कैपिटल I होगी। इसके आगे हम लोग ओम का नियम लगाते हैं। हमें पता है कि ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। पहले के वीडियो में हम लोग ओम का नियम देख चुके हैं। तो ओम के नियमानुसार हो जाएगा V बराबर IR। यदि हम लोग विभवांतर V1 ले ले तो प्रतिरोध हमारा कौन सा हो जाएगा? R1 हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान तो पूरे परिपथ में समान है। हमने बात किया ना कि पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है? कैपिटल I है, यानी धारा का मान परिवर्तित नहीं होगा। परंतु जब हम V1 विभवांतर लगाएंगे तो प्रतिरोध R1 होगा, V2 विभवांतर लगाएंगे तो प्रतिरोध R2 हो जाएगा और V3 विभवांतर लगाएंगे तो प्रतिरोध R3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर तो हमें क्या मिल जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के। किसके? IR1 प्लस IR2 और प्लस का IR3 हो जाएगा। फिर इस पूरे इक्वेशन से हम लोग I कॉमन ले लेंगे, क्योंकि I तीनों में दिख रहा है।
तो यहाँ से हमें मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा I, और अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर जोड़े गए हैं A व B के बीच, वो क्रमशः क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो बराबर होंगे V के पूरे परिपथ के प्रतिरोध के। यानी कि हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे क्या रख सकते हैं, V रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग V पुट कर देंगे, बराबर हमारे पास मिल जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि A व B के बीच प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के स्थानों पर इनका तुल्य प्रतिरोध रख दिया जाए, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R रख दिया जाए, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, V बराबर I, और यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन 5 मिल जाएगा, V बराबर IR। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। समीकरण 4 व 5 से हम लोग क्या देखेंगे कि V की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, IR। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर IR बराबर हो जाएगा I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह है हमारा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला। सेकंड है हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार होता है। समांतर क्रम संयोजन को समझने से पहले हम लोग इसके परिपथ को समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, जो प्रतिरोध होते हैं ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। यहाँ पर हम लोग पॉइंट A मान लेते हैं और यहाँ पर हमारा पॉइंट B होता है। पॉइंट A और B के बीच में तीन प्रतिरोध जो है R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पॉइंट A व पॉइंट B के बीच हमने एक सेल जोड़ रखा है। सेल के धन प्लेट से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ऋण प्लेट की ओर होता है। तो सेल के धन प्लेट से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कैपिटल I है। पॉइंट A व पॉइंट B के बीच जो विभवांतर लग रहा है वो कैपिटल V है। यानी कि इस पूरे परिपथ का विभवांतर जो है वो V है, परंतु इस पूरे परिपथ में धारा समान नहीं रहेगी, धारा कैपिटल I नहीं रहेगी, क्योंकि यह धारा जो है आगे चलकर तीन भागों में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर धारा जो आई गई है ये पॉइंट A पर जाने के बाद तीन भागों में विभाजित हो जाएगी, तीन अलग अलग मार्गों से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो धारा आई है ये आगे जाने पर तीन भागों में बढ़ जाती है। ये R1 वाले में जो धारा जाएगी इसे हम लोग I1 कह देंगे, और R2 प्रतिरोध में जो धारा जाएगी इसे हम लोग I2 कह देंगे, और R3 प्रतिरोध में जो धारा जाएगी इसे हम लोग I3 कह देते हैं। यानी कि जो हमारा धारा I है ये तीन भागों में विभाजित हो जाती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। तो ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन का परिपथ। चलिए समझते हैं समांतर क्रम संयोजन में ओम का नियम किस प्रकार लगेगा। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध जो होते हैं पहले सिरे एक बिंदु पर, क्योंकि सभी के पहले सिरे क्या होते हैं, एक बिंदु पर, तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। जो इनके दूसरे सिरे होते हैं वो अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। इन दोनों सिरों के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, एक विद्युत स्रोत लगा देते हैं, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। इसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बिंदु A व B के बीच सेल द्वारा विभवांतर V लगाया जाता है, अर्थात पूरे परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो I है, जो आगे चलकर तीन भागों में विभक्त हो जाती है। यानी कि I बराबर हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके आगे हम लोग ओम का नियम लगाते हैं। हमें पता है कि ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है इसलिए इसमें विभवांतर जो होगा ये समान होगा। क्या होगा, विभवांतर समान होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे तो विभवांतर तो परिवर्तित होगा नहीं, यानी कि V अपान R1 बराबर हो जाएगा I1 के। इसी प्रकार V अपान R2 बराबर हो जाएगा I2 के, V अपान R3 बराबर हो जाएगा I3 के। इसके बाद जो समीकरण हमने एक माना है इसमें I1, I2 और I3 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने पर हमें क्वेश्चन मिल जाएगा I बराबर हो जाएगा, I1 की जगह पे हमने पुट किया V अपान R1, I2 की जगह पे हमने पुट किया V अपान R2 और I3 की जगह पे हमने पुट कर दिया V अपान R3 पुट कर दिया।
हमें पता है कि ओम के नियमानुसार V बराबर होता है IR, यानी कि V अपान R बराबर हो जाएगा I के। तो यहाँ पर हम लोग I की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे V अपान R। क्या रख देंगे? V अपान R। और इधर से हम लोगों को दिख रहा है कि V हमारा कॉमन है, पूरे में V है, इसलिए V को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, V से क्या होगा? V कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये होता है फार्मूला हमारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का। तो आप लोगों को प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।